नमस्कार। संस्कृत साहित्य में प्रशस्ति काव्य की बड़ी ही संपन्न परंपरा रही है। कवियों के द्वारा कवियों पर भी प्रशस्तियां लिखी जाती रही हैं और कवि प्रशस्ति की विधा एक प्रतिष्ठित विधा संस्कृत काव्य धारा में रही। प्रशस्ति को काव्यशास्त्र की आचार्य परंपरा में एक अलंकार भी माना गया। कवियों के द्वारा कवियों की जो प्रशस्तियां लिखी गई उनका अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्व है। एक तो संस्कृत साहित्य में लगभग 2000 वर्षों तक वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, माघ, भारवी, श्रीहर्ष, अभिनंद, योगेश्वर आदि आदि महान कवियों पर जो उनके परवर्ती कवियों ने प्रशस्तियां लिखी हैं, उन सबको यदि एकत्र किया जाए, जितनी वो उपलब्ध होती हैं, तो संस्कृत साहित्य के इतिहास की और संस्कृत काव्यधारा के विकास की एक अवधारणा बनती है। पश्चिम के कतिपय संस्कृतज्ञों ने यह आरोप लगाया कि संस्कृत में साहित्य के इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं रही। मैंने इसका अपने लेखों में और व्याख्यानों में प्रतिवाद किया है। केवल राजशेखर की ही प्रशस्तियां यदि एकत्र की जाएं, देखी जाएं, जो कि जल्हण की सूक्ति मुक्तावली में उद्धृत हैं, 37 श्लोक उनके कवि प्रशस्ति के राजशेखर के मिलते हैं। उनमें वाल्मीकि, पाणिनि, व्यास आदि से लगाकर बाण, कालिदास आदि से होते हुए 10वीं शताब्दी के अपने समकालीन कवियों तक वे प्रशस्ति लिखते हैं और संस्कृत साहित्य का एक लघु इतिहास, उसकी एक छवि हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अतः एक तो कवि प्रशस्ति की पूरी परंपरा का महत्व, संस्कृत साहित्य की पुनर्मीमांसा, उस पर एक ऐतिहासिक दृष्टि जो हमारी परंपरा ने डाली, उसको समझने की दृष्टि से है। दूसरा, कवि प्रशस्तियों का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक है कि एक कवि अपने से पहले के पूर्ववर्ती, अपने से पहले के कवि को किस दृष्टि से देखता है और उसकी क्या छवि उसके मन में है। कवि प्रशस्तियां केवल भावोच्छ्वास नहीं है, केवल सराहना मात्र नहीं है, वो किसी कवि की अपनी विशेषता का उद्घाटन करती हैं और बहुत मार्मिक रूप में उस कवि की कविता की पहचान हमें कराती हैं। अन्य भाषाओं में हम देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कालिदास पर बहुत सारी कविताएं लिखी। वो हमारी पारिभाषिक शब्दावली में कवि प्रशस्ति के उत्तम उदाहरण हैं। मेघदूत पर उन्होंने बहुत सुंदर मार्मिक कविताएं लिखी। संस्कृत में कवि प्रशस्ति की यह परंपरा हमारे समय तक 20वीं और 21वीं शताब्दी तक जारी रही और हमारे समय में आकर इसको एक नया आयाम भी मिला। इसके पहले जो कवि प्रशस्तियां लिखी जाती रहीं, वे प्रायः कवियों के द्वारा, संस्कृत कवियों के द्वारा संस्कृत कवियों के विषय में ही लिखी जाती रहीं। 20वीं शताब्दी में आकर एक नया वातायन इसमें जुड़ा कि संस्कृत का कवि अन्य भाषाओं के कवियों पर भी कवि प्रशस्ति लिखता है। केवल इक्के दुक्के श्लोक ही नहीं, कभी कभी तो पूरे महाकाव्य भी हिंदी के संत कवियों पर लिखे गए। तुलसीदास पर ही 2 महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए और अनेक खंडकाव्य तो हिंदी के भक्त कवियों पर लिखे ही गए हैं। इस परंपरा में एक अनोखी कवि प्रशस्ति की चर्चा मैं करूंगा। वह नागार्जुन के द्वारा हिंदी के कवि त्रिलोचन पर संस्कृत में लिखी गई प्रशस्ति है। नागार्जुन हिंदी, संस्कृत और मैथिली भाषाओं के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। हिंदी के उपन्यासकार, कथाकार और कवि के रूप में उनकी एक पहचान तो है ही। मैथिली के वे अच्छे कवि हैं और संस्कृत में उनकी बहुत ही सुंदर कविताएं हैं, जिन पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। इसी चैनल पर अपने व्याख्यानों में भी मैंने नागार्जुन की संस्कृत कविताओं पर बात की है।
नागार्जुन की संस्कृत में लिखी गई सभी कविताएं नहीं मिलती हैं, कुछ गुम हो गई हैं। कुछ समय पहले उनकी एक यह कविता मिली जो त्रिलोचन के बारे में उन्होंने लिखी है, और त्रिलोचन त्रिकम यह शीर्षक उन्होंने इसको स्वयं दिया है। किसी पोस्ट कार्ड पर उनकी हस्तलिपि में लिखी हुई यह कविता मिली थी, और नागार्जुन का प्रायः यह स्वभाव था कि अपनी उमंग में तरंग में आकर के वे संस्कृत में कभी कुछ लिख देते थे। राहुल सांकृत्यायन भी इस तरह से संस्कृत में खूब लिखते थे, डायरी संस्कृत में लिखते थे। हिंदी के अनेक रचनाकार उस दौर में संस्कृत में अच्छा लिखते रहे। तो नागार्जुन ने संस्कृत में तो कविताएं अच्छी लिखी ही हैं, और अपने कवि मित्र त्रिलोचन पर उन्होंने यह कविता लिखी, और त्रिलोचन त्रिकम यह शीर्षक उन्होंने इसको स्वयं दिया। त्रिलोचन कवि का नाम है, हिंदी के जाने माने कवि हैं। त्रिलोचन शास्त्री के नाम से वे जाने जाते हैं। संस्कृतज्ञ भी थे, संस्कृत में उन्होंने नहीं लिखा कुछ भी, पर नागार्जुन ने उन पर संस्कृत में कवि प्रशस्ति लिखी। त्रिलोचन त्रिकम से आशा यह है कि त्रिलोचन के बारे में लिखे गए 3 श्लोक सीधा सीधा, लेकिन त्रिक शब्द बहुत गूढ़ अभिप्राय रखता है। संस्कृत में त्रिक दर्शन है, आचार्य अभिनवगुप्त का दर्शन त्रिक दर्शन है। 3 गुणों का समुदाय त्रिक कहलाता है। सत्व रजस और तमस, इन 3 गुणों को भी त्रिक कहते हैं। इनसे तो सृष्टि ही हुई है, सारी रचना प्रक्रिया इन्हीं से होती है। काव्य रचना प्रक्रिया में भी इनकी चर्चा आती है। तो त्रिक कहने से अनेक अभिप्राय व्यंजित होते हैं। त्रिलोचन त्रिकम, त्रिलोचन के बारे में एक तिकड़ी या 3 श्लोक, सीधा सीधा यह आशय तो यहाँ है ही। ये तीनों श्लोक में पढ़ूंगा, बहुत सरल भाषा में, वाल्मीकि के जैसी शैली में लिखे गए हैं, लेकिन एक अच्छे कवि की अच्छी रचना भी यह है। तो भाषा की समृद्धि और भाषा की केली, कुछ खेल, कुछ क्रीड़ा भाषा के साथ इसमें नागार्जुन करते हैं, जो कि उनका स्वभाव रहा है। त्रिलोचन पंचमुख दिगंते सुप्रतिष्ठिता, चतुर्दशपदी शैली साधिता येन सिद्धिदा, पहला यह श्लोक है। आप देखेंगे कि बहुत ही सरल अनुष्टुप है, और सभी शब्द ऐसे हैं जो कि किसी भी भारतीय भाषा का जानकार समझ सकता है। त्रिलोचन पंचमुख, त्रिलोचन है लेकिन पंचमुख हैं, त्रिलोचन होते हुए पंचमुख हैं। और दिगंते सुप्रतिष्ठित, दिगंत में वे अच्छी तरह प्रतिष्ठित हैं। चतुर्दशपदी शैली, चतुर्दशपदी की शैली, साधिता ये न सिद्धिदा, सिद्धिदायक चतुर्दशपदी की शैली जिन्होंने साध ली है। सरल अर्थ तो यही हुआ। लेकिन त्रिलोचन हैं और पंचमुख हैं ऐसा कहने से विरोधाभास होता है, विरोधाभास अलंकार हो जाता है। और पंचमुख के कई अर्थ हो सकते हैं। पंचमुख शंकर को भी कहते हैं, शंकर के 5 मुख हैं, ऐसी कथा है। त्रिलोचन शंकर का भी नाम है, तो शंकर के लिए तो अर्थ हो जाएगा कि त्रिलोचन होते हुए भी जो पंचमुख हैं। और विरोध उसमें इसलिए होगा कि यदि 3 ही नेत्र हैं तो 5 मुख में 3 नेत्र कहाँ समाएंगे, या तो 15 नेत्र होते। विरोध परिहार तो हो ही सकता है। और शंकर और त्रिलोचन कवि दोनों के लिए ये विशेषण मौजूद हो सकते हैं, साभिप्राय हो सकते हैं। त्रिलोचन होते हुए भी यह कवि पंचमुख है। 5 तरह की इसकी विधाओं में गति है, 5 तरह के काम करता है। सोनेट है, अवधि है, बरवे है, संस्कृत के छंद हैं, और कविताएं हैं, कथा है, अनेक विधाओं में गति है। यह अर्थ हो सकता है। चतुर्मुखी प्रवृत्ति कही जाती है, चतुरस्र चतुर्मुखी मुहावरा होता है, तो पंचमुख उससे थोड़ा आगे, तो व्यतिरेक प्रकट करता है। व्यतिरेक अलंकार भी व्यंजित मान सकते हैं कि कोई चतुर्मुख है तो ये पंचमुख है, किसी की चतुरस्र प्रवृत्ति है, इनकी पंचमुखी प्रवृत्ति है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। दिगंते सुप्रतिष्ठित, दिगंत
त्रिलोचन के कविता संग्रह का नाम है दिगंत में श्लेष हो जाता है। दिगंत दिक अंत दिशाओं के छोर, दिशाओं के छोरों तक, दिशा दिशा में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसा सीधा अर्थ। और अपने दिगंत काव्य संकलन में जो प्रतिष्ठित हैं, चतुर्दश पदी सोनेट के लिए शब्द है। सोनेट के कवि माने जाते हैं त्रिलोचन। सोनेट में वो माहिर हैं और जितनी बड़ी संख्या में त्रिलोचन ने हिंदी में सोनेट लिखे उतने कदाचित अन्य किसी ने किसी भी भारतीय भाषा में कदाचित नहीं लिखे हैं। और सोनेट उनके बहुत अच्छे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इस सोनेट की विधा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। रोला छंद में सोनेट उन्होंने लिखे और अच्छा उसको निभाया है। इसीलिए कहा कि चतुर्दश पदी शैली साधिता ये न सिद्धिदा, ऐसी उन्होंने साधी कि सिद्धिदायिनी हो गई। सोनेट के वो सिद्ध कवि हो गए हैं। यह पहला यह श्लोक हुआ। दूसरा है भूतलम भूतलम सुतलम येन पद्भ्यामेव संभृतम, सूर्या चंद्रमसौ श्रान्तौ धरित्री ही सुखस्थिता। यह भी उसी तरह की सरल अभिव्यक्ति है लेकिन कुछ गूढ़ अभिप्रायों के साथ है। तो भूतलम सुतलम येन पद्भ्यामेव संभृतम, सुतल भूतल को जिन्होंने पैरों से ही नाप लिया है। तो कुछ जो 3 कदमों से धरती आकाश पाताल को नापने वाले वामन से कुछ व्यंजना में साम्य बताना चाहते हैं कि सारे भूतल को उन्होंने पैरों से नाप लिया है। पैदल बहुत चलते हैं, यह आशय हो ही सकता है। और कविता के पदों से उन्होंने जैसे दिगंत के छोरों को छुआ उसी तरह से भूतल को नापा, यह भी आशय हो सकता है। सूर्या चंद्रमसौ श्रान्तौ, सूर्य और चंद्रमा थक जाते हैं, क्योंकि दिन ढलने पर सूरज थक करके अस्त हो जाता है। चंद्रमा भी रात भर गगन में रहकर अस्त होता है। कविता की भाषा में कहते हैं कि ये दोनों भी थकते हैं, लेकिन कवि त्रिलोचन नहीं थकते। चलते चलते अपनी यात्रा में, अपने जीवन की यात्रा में, अपने साहित्य की यात्रा में, यह कदाचित कवि नागार्जुन यहाँ कहना चाहते हैं। और धरित्री ही सुखस्थिता, सूर्य और चंद्रमा भले थक जाते हों लेकिन धरती इनके कारण सुख में स्थित है। धरती भी त्रिलोचन का एक काव्य संग्रह है, उसके प्रति भी व्यंजना हो सकती है, उसके लिए भी आशय हो सकता है। संस्कृत में तो धरती शब्द बनेगा नहीं, इसलिए धरित्री कहा है। धरित्री से ही धरती होगा। तो धरित्री सुख में प्रतिष्ठित है, धरित्री के वे कवि हैं और उनकी धरती सुख में प्रतिष्ठित है, ऐसा कहना चाहते हैं। पश्यामो वयमेकत्र, तीसरा श्लोक है। पश्यामो वयमेकत्र बंधु रूपे प्रकल्पिता, शत साहस्रिकी कीर्ति महाभारत काली की। अपने इस बंधु में हम प्रतिष्ठित देखते हैं। पश्यामो वयम एकत्र, अपने इस बंधु में हम एकत्र प्रतिष्ठित देखते हैं। क्या प्रतिष्ठित देखते हैं कि महाभारत काली की शत साहस्री की कीर्ति, महाभारत कालीन शत साहस्री की या शत साहस्री कीर्ति। शत सहस्र 100,000 मतलब 1,00,000। 1,00,000 श्लोकों को रचने की कीर्ति व्यास की है। व्यास ने महाभारत में 1,00,000 श्लोक रचे, या 1,00,000 श्लोकों का विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य उन्होंने रचा। त्रिलोचन के लिए कहते हैं कि अपने इस बंधु में हम वही महाभारत कालीन शत साहस्री की कीर्ति प्रतिष्ठित पाते हैं। 1,00,000 पद्य यह भी लिख डालेगा या लिख चुका होगा। त्रिलोचन के बारे में कहना मुश्किल है कि उनकी कितनी रचनाएं लुप्त हो गई, कितनी उनकी पुस्तकों में आ गई हैं। नागार्जुन और त्रिलोचन दोनों ही लापरवाह भी रहे अपनी कविताओं को सहेजने के मामले में। तो इसलिए कुछ काव्य भाषा में अनुमान भी करते हैं कि 1,00,000 तक हो सकता है, अतिशयोक्ति में भी कहा जा सकता है। इसलिए महाभारत कालीन शत साहस्री की या 1,00,000 पद्य रचने की कीर्ति अपने इस बंधु में हम प्रतिष्ठित देखते हैं।
इतनी ही कुल 3 श्लोक त्रिलोचनत्रिकम नाम से नागार्जुन ने लिखे। और यह एक कवि के द्वारा अपने समय के अपने सहयात्री और समान धर्मा दूसरे कवि के बारे में एक अच्छी प्रशस्ति है। और हम देखते हैं कि प्रशस्ति केवल जमीन आसमान के कुलाबे मिलाकर के प्रशंसा करने मात्र में नहीं चुकती है, और उसके पीछे एक दृष्टि रहती है, वह भी हम इसमें पाते हैं। धन्यवाद।